लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इसके ट्रेट्स क्या हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अमेरिकन लीगल रियलिज्म के। इस वीडियो में हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे, तो थोड़ा आपके लिए कंपेयर करना भी इजी हो जाएगा कि क्या है। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि दिस इज़ जस्ट नॉट अ थ्योरी, ये इसकी प्रैक्टिकलिटी की भी बात करता है लॉ की, ठीक है। सिर्फ आइडियोलॉजी पे काम नहीं करता कि जस्टिस क्या है, जो प्रैक्टिकल हो रहा है वही जस्टिस है। ओके, सेकेंड ये है कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ अ मिथ। अब ये दोनों साइड से हो सकता है, इसका मेरिट भी हो सकता है, डीमेरिट भी हो सकता है। ये एक बहुत ही वेग सी चीज़ है कहना कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ अ मिथ। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी विद टाइम बदल रही है। हम जो 20 साल या 25 साल पहले थे, अब हम वो नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स सोसाइटी सर्टेन तो नहीं है, राइट। पहले जो हम एक्सेप्ट नहीं करते थे, हम एक्सेप्ट करने लग गए। बट एकदम ही बोल देना कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ ही मिथ है, वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है। फिर इसमें इस लीगल रियलिज्म ने काइंड ऑफ फ्रीडम दी है जजेस को टू थिंक, टू एक्सप्लोर लॉ, टू इंटरप्रेट लॉ। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का जो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन है, उसके डोर्स खोले हैं जजेस के लिए, है ना। ये सिर्फ नहीं कि जो बस लिख गया वो पत्थर की लकीर है, कुछ थोड़ा सा उनका तरफ से भी कंट्रीब्यूशन, इंटेलेक्ट का कंट्रीब्यूशन आया है वहाँ से। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि लॉ इज़ अ मीन्स टू एन एंड। अब ये बड़ा ही वेग सा टर्म है, लॉ इज़ अ मीन्स टू एन एंड। देखिए, आपको याद होगा विशाखा गाइडलाइंस आई थी जब हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में एक गाइडलाइंस, सेट ऑफ गाइडलाइंस दी थी कि अभी एज लॉन्ग एज हमारे पास लॉ नहीं है, तो ये गाइडलाइंस ही लॉ का काम करेंगी, राइट। सो द लॉ इज़ अ मीन्स टू एन एंड। इसका ये एक सिर्फ जरिया था किस एंड तक पहुंचने के लिए, कि विमेन के फेवर में, उनके अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वर्क प्लेस पे, उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये तो एक बहुत ही, अगर आपसे कभी पूछे भी कि व्हाट इज़ लॉ, तो ये हमारा बहुत ही कॉमन पार्लेंस में एक आंसर आता है, लॉ इज़ अ मीन्स टू एन एंड। और एंड क्या है? सोसाइटल बैलेंस। एक लार्जर पर्पस भी अगर हम उसका देखें तो इट इज़ टू स्ट्राइक अ सोसाइटल बैलेंस। एंड देयरफॉर व्हेन वी से दैट ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज जक्सटपोज टू सोसाइटल इंटरेस्ट, तो सोसाइटल इंटरेस्ट एनी डे भारी पड़ेगा, है ना। इसीलिए हम इंडिविजुअल राइट को ज़्यादा देखते भी नहीं है। ठीक है, राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो रही है, अगर डिटेंशन कर रहे हैं तो उसकी लिबर्टी ख़त्म हो रही है, बट क्योंकि उसने एक ऑफेंस किया है तो हम उसको कन्फाइनमेंट में रखेंगे। वाई? बिकॉज इट्स अ मीन्स टू एन एंड। एंड क्या है? और वो अलग अलग हो सकते हैं। रिफॉर्मेटिव जस्टिस है ना, डेटरेंस है, एक फॉर्म ऑफ जस्टिस है जो डेटरेंस को मानता है ना, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस है। तो ये अलग अलग एंड्स हो सकते हैं। अब हम किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हम किसको मानते हैं, वो हम पे डिपेंड, सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा है एम्पेरिकल रिसर्च को ये प्रमोट करता है। एम्पेरिकल रिसर्च क्या है? आप रिसर्च मेथडोलॉजी में भी पढ़ोगे जब आप नेट की तैयारी करोगे, अदरवाइज भी, कि एम्पेरिकल रिसर्च मतलब जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है? जो भी स्टडी कर रहा है जज, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ सम एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो जब हम एम्पेरिकल रिसर्च करते हैं ना, एम्पेरिकल स्टडी करते हैं हम रिसर्च में, तो हम जाते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिपेंड्स, राइट। आप क्वेश्चन कर लिखते हो, आप पूछते हो उनसे कि क्या भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके हिसाब से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जजेस के एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन पे लॉ बेस्ड है, ठीक है। तो ये इन सम वे एम्पेरिकल रिसर्च को, एम्पेरिकल स्टडी को रादर प्रमोट करता है। एक और चीज़, इसने इंटेलेक्चुअल पॉजिटिविज्म और सोशियोलॉजिकल अप्रोच को मिक्स कर दिया। इंटेलेक्चुअल पॉजिटिविज्म मतलब क्या? जज जो सोचता है उसका इंटेलेक्चुअल अप्रोच, और सोसाइटल अप्रोच कहाँ से? कि जजेस हवा में तो नहीं सोचेगा ना, वो लॉ को जो रात में एक दिन पहले सपना आया उसके कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं सोचेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा उसका? पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होगा? द सोसाइटी दैट ही इज लिविंग इन करेंटली। यस, अभी की सोसाइटी में लॉ की क्या ज़रूरत है? तो अपार्ट फ्रॉम द लॉ दैट इज़ ऑलरेडी देयर, जो किताबों में लिखा है, उसके अलावा उस लॉ को सोसाइटी में कैसे यूज़ करना है, वो बोलता है ये बात। ओके, तो जस्टिस होम्स ने एक बात भी बोली है कि अ जज कैन फुलफिल हिज
functions only if he is acquainted with the many aspects of the law. Many aspects of the law मतलब क्या है कि अगर वो सोसाइटी से वेल acquainted है, अगर वो एथिक्स से, पॉलिटिकल इकोनॉमी से, इन सारी चीज़ों से अगर वो acquainted है तो ही वो he knows the law properly. ठीक है. Now so this is merits of legal realism. Criticism की बात करें तो criticism क्या है? There's a lot of confusion in public mind. ठीक है, लॉ है क्या जो स्टैट्यूट ने लॉ बनाया वो लॉ है, जज ने लॉ बनाया वो लॉ है, क्या है? सो देयर इज अ कांस्टेंट सेंस ऑफ कंफ्यूजन. सो दिस इज़ वन डीमेरिट. दूसरा क्या है, अब यहाँ के जो भी रियलिस्टिक स्कूल के रियलिज्म के जो भी जूरिस्ट थे, उन्होंने कुछ ने बोला कि पास्ट डिसीजन को भी नहीं मानेंगे हम. तो भाई तुम एक तरफ बोल रहे हो कि जजेस ने जो लॉ बनाया वो इम्पोर्टेंट है, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि नहीं, उन्होंने जो पास्ट डिसीजन बना दी हम उनको भी नहीं मानेंगे. सो हाउ डू यू डिसाइड? इट्स वेरी डिफिकल्ट. हर मोमेंट तो सोसाइटी नहीं बदल रही है, देयर हैज़ टू बी सम एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी ऑल्सो, वरना तो फिर जिस बैलेंस की हम बात करें, जिस बैलेंस को हम एंड मान रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी केओटिक स्टेट में आ जाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द डीमेरिट्स. नेक्स्ट इज, अब ये CK एलन ने भी इसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, बोला है कि मैं मानता हूँ, मतलब वो मानते हैं, मैं क्या मानती हूँ कि वो मानते हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जजमेंट को, बट वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है. बड़ा फैक्टर है लॉ, तो एक बड़ा सा फैक्टर है लॉ, और उसका छोटा सा जो पार्ट है वो है ह्यूमन इमोशंस, आइडियोलॉजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सिर्फ यही एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. देयर कैन बी, सो ये जो इनकी इमोशंस हो गए, बायसेस हो गए, टेम्परामेंट हो गए, अपब्रिंगिंग हो गई, ये एक सिर्फ एक्सेप्शन है, रूल नहीं है. रूल क्या है? जो लॉ ले डाउन है. तो जज इज ऑल द लॉ शुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय द लॉ दैट इज लेड डाउन. तो ये बोलना कि जजेस हमेशा, और जो जज हैं वो लॉ को ही इंटरप्रेट करते हैं, सिर्फ कुछ पार्ट है उनका जो इमोशन और इससे गाइडेड होता है. ठीक है. अब ये जो कर्जन थे, उन्होंने ही आर्ग्यू किया कि आज की डेट में जो लॉ है, अब क्योंकि लॉ इवॉल्व हो रहा है, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो लॉ भी इवॉल्व हो रहा है. लॉ कौन सा? जो पार्लियामेंट ने बनाया है. ठीक है. तो बोथ स्टैट्यूट्स एंड प्रेसिडेंट्स आर गेटिंग मोर एंड मोर इवॉल्व्ड विद टाइम. तो जजेस का रोल कम होता जा रहा है. अब यार एक बात बताओ, अगर लॉ परफेक्ट है तो क्या उसमें जजेस को इंटरप्रिटेशन, आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, SRA को अमेंड क्यों किया? क्योंकि जो पहले वाला SRA था, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, 2018 वाले अमेंडमेंट की बात नहीं कर रही हूँ. जो सबसे पहले SRA था उसको अमेंड क्या, उसको रिपील करके नया SRA लाया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस थे, और बहुत सारे इलस्ट्रेशन के कारण लॉयर्स क्या करते थे, उसको इंटरप्रेट करते थे, इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती थी, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था. तो उन्होंने बोला हमें इलस्ट्रेशन, क्योंकि इलस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो अ गुड एड टू इंटरप्रिटेशन ना, तो उन्होंने बोला हमको इलस्ट्रेशंस रखने ही नहीं है. तो इसीलिए फिर जो हमारा SRA आया उसमें आप देखोगे कि इलस्ट्रेशंस नहीं है. वाई? बिकॉज इट लीड्स टू कन्फ्यूजन. तो इन्होंने यही बोला कि अब हमारा लॉ इतना इवॉल्व हो रहा है कि हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है. विच इज़ ऑफ कोर्स आई डोंट अग्री विद दिस कम्प्लीटली, बिकॉज हर टाइम पे आपको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है. बट जैसे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ते हैं ना कि अगर वर्ड्स क्लियर है, एम्बिग्विटी नहीं है, तो तुम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करो, जो लॉ लिखा है उसको ही फॉलो करो, बिकॉज देयर इज अ रीज़न वाई दैट पर्टिकुलर वर्ड हैज़ बिन रिटन ओवर देयर. अगर कन्फ्यूजन है, एम्बिग्विटी है वर्ड में, ऑफ कोर्स देन जो जजेस हैं वो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन थिंग. सेकेंडली, एक और इसका डीमेरिट ये है कि हर बार जज सही नहीं हो सकता इंटरप्रेट करते टाइम. कई बार इग्नोर भी कर सकता है वो लॉ, डेलिबरेटली नहीं तो गलती से ही सही. अब जैसे मान लीजिए LBW रूल है, अब एम्पायर ने गलती से नहीं देखा, एम्पायर फाइनल अथॉरिटी है ना क्रिकेट मैच में, ये डिसाइड करने के लिए कि LBW आउट हुआ है कि नहीं हुआ है. हो सकता है उसने देख लिया हो कि LBW लगा है, या नहीं भी देखा हो सकता है उसने इग्नोर कर दिया हो और आउट नहीं दिया हो. बट क्या इसका मतलब है कि वो आउट नहीं है? सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जस्ट बिकॉज जज ने वो चीज़ नहीं फिगर आउट करी है, वो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है. तो इनका जो रियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन उठा दिया इन्होंने. ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको तुम रियल बोल रहे हो वो रियल है. हो सकता है तुमने उसको एकदम ही इग्नोर कर दिया बट रियल चीज़ एग्जिस्ट कर रही है.
तो ऐसी मतलब फालतू की बातें हैं, थोड़ी इधर उधर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बोल दोगे तो और बड़ा क्रिटिसिज्म निकल आएगा। चलिए, नेक्स्ट इज एक गुड हार्ट करके है, ओके बड़े अच्छा। इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि ये इनकी जो थ्योरी है ना, ये ऑस्टिन के इम्पेरेटिव थ्योरी से बड़ी मिलती जुलती है। जैसे ऑस्टिन बोलते थे ना कि ये लॉ जो है वो सॉवरेन की कमांड है, दिस एंड दैट, तो ठीक है ये भी यही बोलते हैं कि सॉवरेन की कमांड है, बट यहाँ पे सॉवरेन पार्लियामेंट नहीं है बट जज है। तो एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि ऑस्टिन की जैसी बातें करता है स्कूल। अच्छा, गुड हार्ट करके ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके कोटेशन पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जो आप बार बार बोल रहे हो ना, लॉ इज़ व्हाट द कोर्ट्स डू, लॉ इज़ व्हाट द कोर्ट्स डू, इसको इन्होंने कंपेयर किया है इस सेंटेंस से कि मेडिसिन इज़ व्हाट द डॉक्टर्स गिव यू। अब समझिएगा, दवाई वो है जो तुम्हें डॉक्टर देते हैं। अब यार ये कोई मीनिंग थोड़ी हुआ दवाई का। पैरासीटामॉल वो है जो तुम्हें डॉक्टर देते हैं, तो डॉक्टर कल की डेट में मुझे कोई दूसरी दवा दे देंगे तो वो भी पैरासीटामॉल क्या हो जाएगी क्या, है ना? नहीं, तो वो ये बोलते हैं कि ये तो बहुत ही वेग सा स्टेटमेंट दे रखा है इन लोगों ने कि लॉ इज़ व्हाट द कोर्ट्स डू, आई डोंट अग्री विद इट। और इन्होंने मतलब जनरली ग्रे को तो बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया है। इनफैक्ट कार्डोजो ने भी ग्रे को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। कार्डोजो तो खुद ही एक रियलिस्ट थे, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। क्यों क्रिटिसाइज़ किया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ग्रे इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स, और उनको लगता है कि इन्होंने बहुत ही हद तक चीज़ें बोल दी। He said because according to Gray, judge must follow his own notion of right and wrong. कम्युनिटी क्या बोलती भाड़ में जाए, उनके जो खुद के दिल की बात है ना वो मानो। अब ये जो एक्सट्रीम व्यू था ग्रे का वो पसंद नहीं आया ऑफ कोर्स बहुत सारे जूरिस्ट्स को। तो उन्होंने बोला, कार्डोजो ने स्पेशली बोला कि ये इट इज़ गोइंग टू बी अ मिस्टेक ऑन अ पार्ट ऑफ जज टू इम्पोज अपॉन द होल कम्युनिटी हिज ओन बिलीफ और कंडक्ट। मैं जो सोचती हूँ उसको मैं पूरी कम्युनिटी में इम्पोज कर दूँ जस्ट बिकॉज मुझे लगता है सही है, तो ये तो बहुत ही मतलब अगर हम देखें कि एक समय में हमारी बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, तो भाड़ में जाए तुम्हारा राइट, भाड़ में जाए माइनॉरिटी राइट, हम तो वही करेंगे जो हमें सही लगता है। सो दिस इज़ नॉट राइट। तो कार्डोजो ने बोला है कि जो जज है, और ये बड़ी सुंदर बात बोली है कि जज इज़ अंडर अ ड्यूटी। पहली बार इन्होंने एक ड्यूटी का कॉन्सेप्ट निकाला है कि जज की ड्यूटी है कि वो कम्युनिटी के स्टैंडर्ड को भी एक्सेप्ट करे, ओके। तो ये है, और उन्होंने एक लाइन बोली है कि द जज इवन व्हेन ही इज फ्री इज स्टिल नॉट होली फ्री। तो अगर कोई कभी कोटेशन आए कि ये किसने बोला है तो आपको पता है कि कार्डोजो ने बोला है। सो दिस वॉज इट। नेक्स्ट वीडियो में हमारा इसको हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और स्कैंडिनेवियन रियलिज्म को समझेंगे, उसके मेरिट और डीमेरिट देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट करो, आई रिप्लाई ऑन इट।